मुजीब रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी ये जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है, अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर उनके पास कोई ऐसा मवाद मौजूद है, ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं और पीटीआई को खिलाफ कानून करार दिलवा सकते हैं, तो जरूर उनको ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ उनके कहने से या उनके ऐलान करने से जो पीटीआई है वो बैन नहीं हो जाएगी या उसके बैन को दवाम नहीं मिलेगा। ये तो उनको अपना मुकदमा अदालत में पेश करना पड़ेगा और अदालत का फैसला जो है वही हतमी होगा। सही। शामी साहब, अली ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक लीगल पहलू पर डिस्कशन कर लेता हूं, फिर आपकी जानिब आता हूं। अली ज़फ़र साहब, अगर चलें रेफरेंस दायर हो भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो जैसे मैंने पहले कहा, जैसे आबिद ज़ुबैरी साहब भी कह रहे हैं कि 11 जजेस ऑलरेडी अपना एक माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, एक फ़ैसला दे चुके हैं और कह चुके हैं कि पीटीआई एक सियासी जमात है और रहेगी। तो क्या कितने मेंबर का बेंच बनेगा या बनना चाहिए, और फिर जो ऑलरेडी जुमे का फैसला आ चुका है उसका इम्पेक्ट क्या होगा? देखिए, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो जहाँ तक तो 11 मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया है रिजर्व सीट वाला मामला, अगर कोई रिव्यू फाइल करती है हुकूमत, इस नजरसानी के लिए एप्लीकेशन देती है, पिटिशन फाइल करती है, जजमेंट जो रिजर्व सीट की जजमेंट है, तो वो तो पाबंद हैं अदालत के। वो ये 13 मेंबर बेंच जो है यही सुनेगा उसको दोबारा। और उसमें आपने देखा है कि क्योंकि जजमेंट बड़ी सोच समझ के दी गई है, तो 99% यही देखा है रिजल्ट हमने पास में माजी में कि नजरसानी की दरखास्त रिजेक्ट हो जाती है, और इस केस में तो 100% मुझे यकीन है कि वो रिजेक्ट होगी अगर एप्लीकेशन कोई फाइल भी की जाए। और दूसरा मामला है ये जो रेफरेंस, अगर ये बैन करते हैं और इसके ये इल एडवाइज मूव जो है, जो ये डेस्परेट अटेम्प्ट है जिसकी धमकी दे रहे हैं कि हम बैन कर देंगे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट वो वाली पिटिशन लेके जाते हैं डेक्लेरेशन को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पाबंदी नहीं है कि वो कितना मेंबर बेंच बनाए। वो 3 मेंबर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। वो फिर कमेटी जो है उस पे डिसाइड करेगी कि हमने कितने मेंबर बेंच बनाना है। उसका इस केस से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, ये 13 मेंबर बेंच वाले केस से। सही, यानी कि दोनों अलहदा हो जाएंगे, दोनों की ग्राउंड्स भी चूंकि अलहदा हो जाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। जी शामी साहब, हमारे पास साथ जितने भी अभी तक माहिर कानून आए हैं, सब ने यही कहा है कि इस अटेम्प्ट का कोई ख़ास इनको मकसद हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना ही इनके पास कोई ऐसे जवाब होंगे पेश करने के लिए अदालत में, ना ही कुछ ऐसे सबूत होंगे। तो इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि क्या सोच है जिसकी वजह पर से हुकूमत ये फैसला करना जा रही है? ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि वो ये फैसला क्यों कर रही है, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, जिसमें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को दे दी गई हैं, उस फैसले पर ऐसी किसी मूव का कोई इतलाक नहीं हो सकता। और पीटीआई के खिलाफ जो भी आप काम करें और जो भी इक़दाम करें, वो फैसला अपनी जगह मौजूद रहेगा। वो आपको नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें जो हैं पीटीआई की, जो ख्वातीन हैं और अक़लियतें, उनको देनी पड़ेंगी। और ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो है वो पीछे धकेल दिया जाए या औकात करार दे दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि माजी में भी जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, उससे कोई हमारी सियासत में पेचीदगी ही वाक़ई हुई है और कोई उसमें कोई हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नुकसान पहुंचा है। और अब भी ये जो सूरत हाल है, एक ऐसी पार्टी जो इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हो, जिसके जो सबसे बड़ी पार्टी हो कौमी असम्बली में, और जिसके पास एक सूबे की हुकूमत हो, फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत भी हो, तो उसके खिलाफ अगर ये कहा जाएगा कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है या उसके खिलाफ कोई ऐसे शवाहिद मौजूद है, और तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और हुकूमत को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये इससे मेरा ख्याल है कि माहौल जो है वो उस पर खराबी और पेचीदगी तो वाक़ई होगी, लेकिन अमलन कोई हासिल हो सकेगा इसके बारे में आप यकीन से कुछ नहीं कह सकते। सही।
اور شامی شاہ صاحب آپ کی تاریخ پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، آپ نے چونکہ بہت کچھ ماضی میں دیکھا بھی ہوا ہے اپنے صحافتی کریئر میں بھی، ایسے واقعات پہلے آپ نے دیکھے، کن کن جماعتوں پر پابندی لگی اور اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ دیکھیے جماعت اسلامی پر بین ہوا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں، پھر اس کے بعد عوامی لیگ پر پابندی لگی، پھر ANP جو نیشنل عوامی پارٹی تھی اس پہ پابندی لگی، اور وہ پھر ایک کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی تھی اس سے پہلے۔ تو کوئی بھی جو پابندی ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکی، نہ اس کو دوام مل سکا۔ آج یہ آپ دیکھیے کہ نیشنل عوامی پارٹی کے جو رہنما ہیں اور کارکن ہیں وہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا، وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو گئے، اب بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنا سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اور عوامی لیگ کا جو معاملہ ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو کہ دیش کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو، جو قومی اسمبلی میں اور حزب اختلاف کی قیادت بھی جس کے پاس ہو، اس کے خلاف کے ایسی کارروائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ سیاسی طور پر پاکستان کی پوری ریاست کو اور پاکستان کے نظام کو اور پاکستان کے عوام کو اس کا صدمہ تو پہنچے گا۔